पीएमसी ध्यान नेपाल में आप सभी का हृदय से बहुत-बहुत स्वागत। ब्रह्म ऋषि पितामह महाअवतार बाबा जी, समस्त गुरु मंडली को साष्टांग प्रणाम करते हुए आज का सत्र आरंभ करेंगे। और आज हमारे बीच पूनम मेहता जी आ चुकी हैं। मैं पूरे ग्रुप की तरफ से पूनम मेहता जी का हृदय से स्वागत करती हूँ। बहुत-बहुत धन्यवाद और आभार। जी पूनम जी, ओवर टू यू। आत्मवंदन मास्टर सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। And before I start, I want to express my gratitude to my first gurus, my parents, Mahavatar Baba Ji, my दोस्त and guru, परमहंस योगानंद जी और हम सबके प्यारे बाबा सुभाष पत्री जी और आप सबके गुरुओं को भी मैं दिल से ग्रैटिट्यूड एक्सप्रेस करती हूँ। एंड थैंक यू सो मच संतोष जी की आज मैंने डिमांड करी थी मुझे 10 मिनट ज्यादा दे दीजिए तो संतोष जी ने एक बारी भी मना नहीं किया। थैंक यू सो मच, आपका भी ग्रेटिट्यूड है। तो दोस्तों फाइनली आज हमारा ये सेकंड लास्ट सेशन है इस बड़ी प्यारी सी बुक का, पावर ऑफ नाउ। मेरे ख्याल से जिसने हमें प्रेजेंट मोमेंट में जीना काफी सिखाया है। हमने आपस में बड़ी सारी विजडम शेयर करी है, हमने अपने सुख दुख भी शेयर किए हैं, हमने छोटे छोटे से प्रोसेस करने भी सीखे हैं। तो मैं एक बात की रिक्वेस्ट करूंगी, अगर कोई भी लोग ऐसे हैं जिन्होंने बीच में से ज्वाइन किया है और शुरू से नहीं देखा है तो आई थिंक पीएमसी ध्यान पे इसका प्लेलिस्ट है। अगर आप इसको स्टेप बाय स्टेप चलेंगे तो यकीनन हमारे जीवन में प्रोग्रेस होती है, हमारे को प्रेजेंट मोमेंट में जीना आ जाता है। क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम्स फ्रेंड्स क्या होता है, हम कोई सेशन अटेंड करते हैं, वो बड़ा जोश आता है, बड़ी हमें कोई बात अच्छी लगती है, लेकिन फिर क्या होता है कुछ दिनों के बाद सब भूल जाते हैं, हमें याद ही नहीं रहता है। जैसे कि हम अपने बच्चों को बोलते हैं कि पेपर आने वाले, रिवाइज करो, यूनिट टेस्ट आता है, हाफ ईयरली आता है, हम कैसे उनको बोलते हैं रिवाइज करो, ताकि फाइनल एग्जाम तक उनको सब कुछ आना चाहिए। तो ऐसे ही दोस्तों की हमारी भी जो आत्मा की यात्रा है, इसके फाइनल एग्जाम तक तो हमें सब कुछ सीख ही लेना चाहिए ना। तो बेस्ट वे इज रिविजिट कीजिए, दोबारा से उन चीजों को देखिए, सुनिए, समझिए। 100% ये जो बुक है द पावर ऑफ नाउ, एज ए साइकोलॉजिस्ट मैं इस बुक को बहुत पसंद करती हूँ क्योंकि इसमें बहुत सारी चीजों का कॉम्बिनेशन है। आज हम जिस टॉपिक के ऊपर बात करेंगे ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और पता है इस टॉपिक में बड़ा कंफ्यूजन है। ये क्या है, ये सरेंडरेंस। जब हम आध्यात्मिकता में आते हैं तो धीरे धीरे हम ये शब्द बहुत सुनते हैं। जरा कोई बात होती है, अरे सरेंडरेंस में रहो ना। बंदा कहता है सरेंडरेंस में रहो, इसका मतलब क्या है? अब सरेंडरेंस का मतलब तो ये हुआ कि भाई सब कुछ छोड़ दो। अरे नहीं नहीं, ये थोड़ी ना है तुम्हें सब कुछ छोड़ दो, अरे सरेंडरेंस में रहो ना। सरेंडरेंस में कैसे रहूं? अच्छा मेरे साथ जीवन में ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है, अरे टेक इट इजी ना, सरेंडरेंस में रहो। मतलब सरेंडरेंस में रहो तो मैं क्या करूं? ये कंफ्यूजन होने लग जाता है, भाई सरेंडरेंस में मुझे करना क्या है? मतलब कि कोई मेरे साथ गलत कर रहा है, कोई मेरे साथ छल कपट कर रहा है, मैं कहीं किसी चैलेंज में किसी मुसीबत में फंस गई हूँ तो सरेंडर का मतलब है बस रुक जाऊं वहीं पे। यानी कि सरेंडर का मतलब तो फिर क्या हो गया? हार हो गई, हमारी हार हो जाएगी, मैं हार गई, यानी कि मैंने गिव अप कर दिया, मैंने छोड़ दिया। सरेंडर से तो कह रही हो आप, अब मैं सरेंडर करूं तो क्या करूं? मुझे चैलेंजेस का सामना नहीं करना है। सरेंडरेंस का मतलब ये भी लगा लूं, मेरा ना पढ़ने का मन नहीं करता, मेरा मेडिटेशन करने का मन नहीं करता, पता है, मुझसे मेडिटेशन होता ही नहीं है, चलो मैं सरेंडरेंस में रहती हूँ, जब होगा तब कर लूंगी। अब देखो आ गया ना कंफ्यूजन। अरे भाई ये सरेंडरेंस है क्या? क्या होता है दोस्तों, हमें कभी कभी ना कुछ शब्दों का असली अर्थ नहीं पता चल पाता, हम उसकी गहराई में नहीं जा पाते। एंड वंस यू आर एबल टू डाइव डीप इनसाइड इट, यू विल बी गेटिंग इट। ओ सरेंडरेंस ये होती है। तो फिर सरेंडरेंस होती क्या है? अगर मेरे जीवन में जो भी हो रहा है, जैसी भी परिस्थितियां हो रही हैं,
मैं उसको एक्सेप्ट करती जाती हूँ, करती जाती हूँ, करती जाती हूँ। मैं कहती हूँ भाई जो हो रहा है ठीक है, मैं सरेंडरेंस में हूँ, मुझे तो इसको इम्प्रूव करने के लिए कुछ करना ही नहीं है। तो दोस्तों सोच के बताइए, आप सोल प्रोग्रेस की बात तो बहुत दूर की है, क्या मेरी कुछ पर्सनल प्रोग्रेस होगी? क्या मैं पर्सनल लेवल पे कुछ आगे बढ़ पाऊंगी? चैलेंजेस आ गए, परिस्थितियां आ गई, रिलेशनशिप इश्यूज आ रहे हैं, मेरी जॉब में इशू आ रहा है, जो भी जिस लेवल पे भी आ रहा है, लेकिन सरेंडरेंस में रहना है तो मुझे तो कुछ करना ही नहीं है। डू यू थिंक मैं कार्मिक अपने वो भी पूरे कर पाऊंगी, और मैं अपनी सोल प्रोग्रेस भी कर पाऊंगी, और मैं अपनी कॉन्शियसनेस को भी एक्सपेंड कर पाऊंगी? इज दिस द रियल मीनिंग ऑफ being surrenderance? No, not at all. This is not the real meaning of surrenderance. तो surrenderance है क्या? हमें अपने आत्मा की प्रोग्रेस करने के लिए ना सिर्फ पर्सनल लेवल के ऊपर काम करना पड़ता है, हमें कलेक्टिवली भी करना पड़ता है। अब ये जो है कि पर्सनल लेवल और कलेक्टिवली कैसे काम करना होता है, मैं इसके ऊपर नहीं बोलूंगी, क्योंकि वो इस बुक में नहीं बताया गया है, लेकिन स्पिरिचुअल वे में उसका बहुत गहरा मतलब है। अगर मैं उस पर चली गई तो फिर हम वही करते रहेंगे। तो अभी हम सिर्फ ये समझ लेते हैं कि पर्सनल जीवन पे और कलेक्टिवली हमारे को दोनों पे प्रोग्रेस होगी, तब कहीं जाके हम आगे बढ़ेंगे। तो फिर क्या करें? चैलेंजेस तो आएंगे ही, हमको क्या करना है? वी नीड टू स्ट्राइव, हमें उसको पार करना है। वी नीड टू गो बियॉन्ड देम एंड क्रिएट समथिंग बेटर। अब दोनों शब्दों पे ध्यान दीजिए। अगर हमारे जीवन में कोई भी चैलेंज आता है, कोई भी परेशानी आती है, ना सिर्फ हमें उसको पार करना है, हमें उसमें से कुछ बेटर चीज को निकालना है। दिस इज द रियल मीनिंग ऑफ सरेंडरेंस। सरेंडरेंस डज नॉट मीन जस्ट मम हो जाए, चुप हो जाए, एफर्ट मत करें, बैठ जाएं, चलो रो नहीं रहे, लेकिन अच्छा चलो जो होगा परमात्मा करेगा। अरे परमात्मा भी तो हमारे भीतर ही तो है, तो कहाँ से होगा? वो मुझसे ही तो होगा। मुझे करना क्या है? मुझे उन परिस्थितियों को पार करना है, और मुझे कोई बहुत बढ़िया चीज क्रिएट करनी है जिसके अंदर पॉजिटिविटी हो, जिसके अंदर ईगो कॉन्शियसनेस का कोई ट्रेट ना हो। दिस इज हमारा असल मतलब में कि सरेंडरेंस क्या होता है। तो हमें ये समझ में आ गया कि कोई भी सिचुएशन आएगी, हमें पैसिव नहीं बन जाना है, मतलब कि हम कुछ करें ना और बैठ जाएं, अच्छा चलो जो होगा वो होगा। जी नहीं, हमारे को उसके बियॉन्ड जाना है, हमारे को कुछ कंस्ट्रक्टिव चीज को क्रिएट करना है। हम अपनी विजडम को यूज करेंगे, बजाय कि जो मेरे जीवन का फ्लो आ रहा है, जो भी है, हम उसको अपोज करें। अरे मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, वैसा क्यों हो रहा है, ये सही नहीं हो रहा। अरे मेरे ऑफिस में मेरा बॉस मुझ पे इतना प्रेशर डाल रहा है, अरे मैंने रिश्तों के लिए इतना कुछ किया तब भी मेरे को इतना नेगेटिव मिल रहा है। मुझे उस नेगेटिविटी के अंदर भी अपनी उपलब्धि बनानी है। आई नीड टू अचीव समथिंग बेटर। दिस इज सरेंडर। ये है सरेंडर। अगर अब आप थोड़ा गहराई में जाएंगे तो आप सबने, या जिन लोगों ने भी भगवत गीता पढ़ी हुई है, तो उसमें एक बार ये काफी ये बात आती है, अटैचमेंट विद डिटैचमेंट। दिस इज व्हाट ऑल अबाउट सरेंडरेंस। वो बोलते हैं सरेंडरेंस का अर्थ ये नहीं बताया गया आप घर बार छोड़ के चले जाओ, आप कर्म करके छोड़ दो, आप एक बन जाओ। दिस इज सरेंडरेंस। वो सरेंडरेंस थोड़ी है समय पे छोड़ देते हैं। हमने एक बहुत बारी एक बात सुनी है ना, समय बहुत बलवान है, एक कोटेशन भी है, टाइम इज द बिगेस्ट हीलर। ठीक है, मैं इस पर डिबेट नहीं करूंगी, लेकिन मैं ये जरूर कहूंगी, सब चीज सिर्फ समय पे छोड़ देने से ठीक नहीं होती है। वी नीड टू टेक एक्शन, वी नीड टू क्रिएट डिस्ट्रक्शन इनटू कंस्ट्रक्शन। ये तो हमें करना ही पड़ेगा, इसमें हमारी कोई भी दो राय नहीं है। और दोस्तों, अगर हम इसको समझें, जो अभी मैंने सरेंडर का मतलब बोला, तो फिर इसका मतलब क्या हुआ? जो जैसा है, जो भी सिचुएशन चल रही है, कहीं भी कोई प्रॉब्लम आ रही है, वी नीड टू एक्सेप्ट इट। उसको एक्सेप्ट करना है। ये जो हमारे अंदर प्रतिरोध आता है, दैट इज रेजिस्टेंस, दैट वी टू टेकन केयर ऑफ।
वही तो हमें आगे बढ़ने नहीं देगा, वही तो हमें सरेंडर नहीं करने देता है। हम क्या करते रहेंगे, हम इतने जजमेंटल बन जाएंगे, हम इतने इमोशनल हो जाते हैं, फिर हम नेगेटिविटी की तरफ चले जाते हैं। वो मेरे जीवन में ये चैलेंज आ गया, वो मेरे साथ ऐसा कर रहा है, रिश्तों में इतनी प्रॉब्लम आ रही है, पता नहीं मेरे कर्म खराब है, मैंने कितना अच्छा किया हुआ है, अब मैं क्या हुई, मैं नेगेटिव हो गई। मैं नेगेटिव क्यों हो रही हूँ, क्योंकि मैं जजमेंटल हो रही हूँ। मैं जजमेंटल क्यों हो रही हूँ, क्योंकि मेरे अंदर रेजिस्टेंस है, that प्रतिरोध is there. I'm not in a state of surrenderance. Surrenderance क्या है कि इस चैलेंज से भी मुझे उभरना है, और इसमें मेरे को कोई जो है कंस्ट्रक्टिव चीज जो है वो मुझे निकालनी है। तो उसको करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, उसको करने के लिए what is जो है, जो हो रहा है, मुझे पहले उसमें से अपनी इस रेजिस्टेंस को निकालना पड़ेगा। This is the real essence of being surrendered. अब एक बड़ी एक टर्म आती है, अगर आप लोगों ने सुना भी हो और अगर नहीं भी सुना हुआ तो मैंने अपने ग्रुप में क्वेश्चंस में डाला था कि आज मैं क्या बताएंगे। व्हाट इज पेन गैप? देखिए गैप क्या होता है, गैप बोलते हैं अंतर, अंतर बोलेंगे ना हिंदी में, किसी चीज में गैप आ गया तो अंतर, अंतर आ गया। वैसे अंतर सही शब्द नहीं है, अंतर नहीं, गैप का कुछ और सही वर्ड होगा। अगर किसी को आता है तो प्लीज आप चैट में डाल खाली दीजिए। गैप, खाली स्थान। खाली स्थान, गैप। ओके। तो दोस्तों कभी कभी क्या होता है, हमें ऐसा लगता है ना कि पहले हमारे रिश्ते बड़े अच्छे थे, अब ना कुछ गैप सा आ गया है, दूरी, कुछ गैप सा आ गया है, हमारे में कुछ गैप सा आ गया, रिश्ते बहुत अच्छे थे, हमारे में गैप आ गया। ठीक है, हम ये चीज भी सुनते हैं कि हाँ हमारे में गैप आ गया, हमारे में एक डिस्टेंस आएगा, वो हमारे में एक दूरी आ गई है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या गैप आएगा, पेन गैप क्या आ रहा है, पेन गैप। अगर आपने पहली बारी भी सुना होगा तो बड़ी नई टर्म लग रही होगी, पेन गैप। पेन गैप क्या होता है, अगर मैं अपने दिमाग से कुछ सोच लेती हूँ कि दीज आर माई एक्सपेक्टेशन and I am not going to be flexible on my expectation. That is, if I am creating very rigid, ढीठ expectation, ऐसा ही होना चाहिए, मैंने वो बना लिया, ऐसा ही होना चाहिए, ये ऐसा है, मेरी ये डिमांड आ गई कि ऐसा होना चाहिए, लेकिन वो ऐसा नहीं हो रहा। अब क्या होगा, मेरे को वो दूरी क्या करेगी, पेन देगी। तो जो हमारे जीवन में पेन आती है, तकलीफ आती है, दुख आता है, उसका सबसे बड़ा कारण पता है क्या होता है, हमारी रिजिडिटी, हमारी सोच को जो हम बस पकड़ के बैठ जाते हैं, बस ये ऐसा है तो ये ऐसा ही होना चाहिए, और जो हो रहा होता है वो वैसा नहीं हो रहा होता जैसे मेरे माइंड ने सोचा था। तो मुझे इस दूरी से तकलीफ होती है। दिस इज ऑल अबाउट माई पेन गैप। मेरे ख्याल से अभी हम जितने भी लोग यहाँ पे हैं, इसमें कोई भी ऐसा नहीं है जो माइनर है, हम सभी मेजर हैं। विद ग्रेस ऑफ यूनिवर्स हम लोगों ने काफी अच्छा भी अपना जीवन, कोई 40 साल, 50 साल, 60 साल, 70 साल, हमने इतना जीवन निकाला हुआ है। आप लोगों ने ये तो देखा ही होगा ना कि जीवन में कभी कभी कितनी बातें होती हैं कि वी फील ओ समथिंग इज गोइंग रॉन्ग, ये कुछ गलत हो रहा है। क्यों, क्योंकि ये मेरे हिसाब से नहीं हो रहा है। अब वो गलत क्यों हो रहा है, तो वो सबकी परिभाषा अलग अलग होगी। मुझे वो चीज गलत लगेगी जो मेरे दिमाग ने सोचा था कि कैसा होना चाहिए, लेकिन वो वैसा नहीं हो रहा, तो वो मुझे गलत लगेगा। दैट इज द रियल टाइम जहां पे मुझे सरेंडरेंस को एक्सरसाइज करना है। यदि हम अपने जीवन से उस पेन गैप को निकालना चाहते हैं, उस नीरसता को, उस दर्द को, उस दुख को निकालना चाहते हैं, तब हमारे को सरेंडर को एक्सरसाइज करना पड़ेगा। मैंने बहुत लोगों की काउंसलिंग करी है, बहुत लोगों की काउंसलिंग करी है। फैमिली के रिलेशनशिप इश्यूज बहुत आते हैं, मैक्सिमम आती हैं ये चीजें। तो जब हम साइकोलॉजी में भी एक सरेंडरेंस का टर्म हम यूज करते हैं, बट उसमें कुछ अलग वो थेरेपी में चीजें चली जाती हैं, सार तो देखो चीजों का वही होता है। तो वो बताते हैं कि नहीं, इसका क्या मतलब है, मतलब सामने वाला गलत कर रहा है, अब हम इसको सहन करते जाएं, हम उसको सहन करते जाएं। फिर जब हम उनको बताते हैं कि हम कभी भी साइकोलॉजिस्ट सोल्यूशन नहीं देगा, हम उनको सोल्यूशन तक लेकर आते हैं।
एंड देन वी मेक देम, तो वो कहेगा नहीं नहीं देखो इसमें ऐसा भी हो सकता है वैसा भी हो सकता है, हाँ मतलब 5-6 ऑप्शन उनके पास है, लेकिन करना ही चाहिए था ना। अगेन जो उन्होंने सोचा होता है, तो फिर हम बोलते हैं, मैं हमेशा हंस के बोलती हूँ, अगर आप जिस माइंडसेट के साथ आए थे, अगर आप उसी माइंडसेट के साथ वापस जाएंगे, तो ना सिर्फ आपने अपने पैसे वेस्ट किए, अपना टाइम वेस्ट किया, मुझे तो ऐसा लग रहा है मेरी भी एनर्जी वेस्ट करी आपने। देन आई मेक देम टू अंडरस्टैंड यू आर गेटिंग वेरी रिजिड विथ योर थॉट्स। इसी तरीके से सामने वाला रिजिड है ना, आप कहते हो ऐसा हो, वो कहते नहीं मैं वैसा तो करूंगा ही। अब बीच का रास्ता तो निकालना पड़ेगा, उस बीच के रास्ते तक जाने के लिए आपको प्रयास भी करना पड़ेगा, आपको कंस्ट्रक्टिव भी बनना पड़ेगा। दिस इज ऑल अबाउट सरेंडरेंस। आपको सरेंडरेंस में जाना पड़ेगा, और जैसे ही आप इस चीज को एक्सेप्ट करते हैं, मैं ऐसा चाहता हूं लेकिन वो ऐसा नहीं मान रहा, सिर्फ इस चीज को एक्सेप्ट करने से फ्रेंड्स, हमारे माइंड में जो हमने रेजिस्टेंस रखी होती है, जो हमने प्रतिरोध रखा होता है, जो हमें अपने अपने माइंड की एक रिजिड सोच रखी होती है, जिसकी वजह से हम दिन रात परेशान हो रहे हैं, हमारा बीपी बढ़ रहा है, हमें एंजाइटी इशू आ रहे हैं, हमें गुस्सा आ रहा है, वो एकदम शांत हो जाता है। क्यों? क्योंकि हमने अपनी माइंड आइडेंटिफिकेशन को एकदम शट डाउन कर दिया। और जैसे ही इसको आप शट डाउन करेंगे, यू विल बी कनेक्टेड विद योर बी। आपकी जो आपका अस्तित्व है, जो आपकी प्योरिटी है, आप उससे एकदम जुड़ जाएंगे। तो फिर ये रेजिस्टेंस है कहाँ, ये प्रतिरोध क्या है? दिस ऑल इन अवर माइंड, वो हमारे माइंड के अंदर है। इसको मैं एक छोटे से एग्जांपल के साथ समझाती हूँ, जस्ट टू मेक इट वेरी इजी फॉर ऑल ऑफ यू टू अंडरस्टैंड। लेट इट बी हम कहीं दलदल में फंस गए। अब दलदल में फंस गए, डू यू थिंक आई एम गोइंग टू रिजाइन माई सेल्फ? डू यू थिंक रेजिग्नेशन इज गोइंग टू बी सरेंडर? नहीं ना। अब मैं बोलूं नहीं चलो ठीक है मैं इस दलदल में फंस गई, अब जो होगा वो देखा जाएगा, मैं सरेंडरेंस में हूं, मैं तो दलदल में फंस गई। सोच के देखो, क्या ये मेरी सरेंडरेंस है? नहीं ना। मैं सिर्फ, मैं दलदल में क्यों फंस गई, मैं क्यों फंस गई, मेरे साथ क्या हो गया, मैंने किसी को क्या बुरा किया था, अब मैं कहाँ चली गई, मैं जजमेंटल चली गई। ये दोनों ही सरेंडर नहीं है। क्या करूंगी? मैं ये देखूंगी, मैं दलदल में फंस गई, नाउ आई नीड टू गेट आउट ऑफ इट। मुझे इसमें से अब क्या करना है? बाहर निकलना है। मैंने बाकी सारे दिमाग की हलचल को बंद कर दिया, मैंने एक्सेप्ट कर लिया, मैं दलदल में गिर गई, अब मुझे क्या करना है? मुझे अब इसमें से बाहर निकलना है। जैसे ही मैं ये कहूंगी मुझे इसमें से बाहर निकलना है, अब मेरा माइंड क्या करेगा? मुझे प्रेजेंट मोमेंट पे लेकर आएगा, दिशा में सोचना शुरू करूंगी कि ये जो मैं फंस गई हूं, हाउ टू कम आउट ऑफ इट, याद करूंगी। दिस इज सरेंडरेंस। मैं फंस गई, चलो जी अब जो होगा देखा जाएगा। या दूसरी बात का, मैं क्यों फंस गई, मैंने ऐसा क्या बुरा किया था, तो वो मैं रेजिस्टेंस में, मैं जजमेंट में चली गई, मैं दलदल में फंस गई। नाउ व्हाट कैन आई डू? दिस इज सरेंडरेंस। अब क्या होगा? मेरी अटेंशन मेरे प्रेजेंट मोमेंट पे जाएगी, मेरे अंदर कोई रेजिस्टेंस नहीं आएगा, मेरे अंदर कोई इमोशनल नेगेटिविटी नहीं आएगी, कुछ नहीं आएगी। देन आई ट्राई माय लेवल बेस्ट टू कम आउट ऑफ इट, और मैं उसमें से बाहर आ भी जाऊंगी। इसको और सिंपल समझ के देखिए। मान लीजिए आपके पास, वो क्या होता है, उसको क्या बोलते हैं, फ्लैश लाइट है, जो फॉग में, धुंध में भी दिखा देती है। मान लीजिए मेरे पास फ्लैश लाइट है, और मैं रात को कहीं जा रही हूँ और वहां पे बहुत फॉग है, धुंध है। अब धुंध में तो दिखता भी नहीं है ना कि आगे गड्ढा भी है, सड़क खत्म भी तो नहीं होगी, मुझे पता ही नहीं चलेगा, यूं तो मैं चलती जाऊंगी। दैट फ्लैश लाइट इज विद मी। मैं जैसे ही उस फ्लैश लाइट को जलाऊंगी ना, उसकी ऐसे करके तीखी सी वो जाती है, और उसमें से मुझे एक नैरो लेवल के ऊपर एक स्पेस दिखेगा। पहले तो मुझे बिल्कुल ही नहीं दिख रहा धुंध में। मैंने फ्लैश लाइट जब लगाई, तो वो ना ऐसे ही करके जाती है, आपने देखा होगा, वो ऐसे नहीं फैलती, वो ऐसे करके जाएगी। एटलीस्ट मेरे को एक छोटा सा रास्ता दिखने लग जाएगा, और मैं उस पर चल के अपना सफर कर लूंगी। ठीक है? इतना प्यारा सा ये समझ में आया। बस ये धुंध क्या है? ये हमारी लाइफ की सिचुएशंस, जिसमें हमने पास्ट को प्रेजेंट की खिचड़ी बनाई है, भेलपुड़ी बना देते हैं, सब कुछ मिक्स कर दिया, पास्ट को भी प्रेजेंट को भी।
वो फ्लैश लाइट क्या है? वो मेरी कॉन्शियस प्रेजेंस है। जब मैं प्रेजेंट मोमेंट पे रहूंगी, जब मैं प्रेजेंट मोमेंट पे रहूंगी, हम हर समस्या का, हर सिचुएशन का समाधान जीवन में निकाल सकते हैं। ट्रस्ट मी फ्रेंड, हम हर समस्या का समाधान जीवन में निकाल सकते हैं। हाउ सिंपल इट इज अगर हम इसके ऊपर काम करना शुरू कर दें तो हमने क्या देखा है कि यदि आपको देखो, कभी सबके साथ होता है जीवन में, हमें लगता है हमारे जीवन में बड़ी कठिनाइयां हैं, सिचुएशंस बड़ी अनसेटिस्फैक्टरी हैं, इनटॉलरेबल है, ये तो बर्दाश्त ही नहीं मेरे से हो रहा है। तो ये जो हमारे अंदर पैटर्न बन जाते हैं, ये जो प्रतिरोध के पैटर्न बन गए, जो भी रेजिस्टेंस हमारे अंदर आ जाती है, तो हमको क्या करना है? सिर्फ सरेंडरेंस से हम उसको ब्रेक कर सकते हैं, सिर्फ सरेंडरेंस से। क्यों? क्योंकि सरेंडरेंस क्या है, अब हमें समझ में आ गया, इट इज ऑल अबाउट टेकिंग कंपैटिबल एक्शन। सरेंडरेंस इज नॉट जस्ट सिटिंग आइडल, हाथ पे हाथ रख के बैठ जाओ, रोने लग जाओ, नहीं, कोसने लग जाओ, नहीं, दिस इज नॉट सरेंडरेंस। वो जीवन में कोई काम नहीं करेगी। अब हमने कोशिश करनी है, मुझे वो एक्शन लेने हैं, मैं परिवर्तन की तरफ जाऊंगी, एंड आई विल बी अचीविंग माई गोल। ट्रस्ट मी फ्रेंड्स, आई विल बी अचीविंग माई गोल। अगर आपको चेस की गेम आती हो, आपने देखा होगा चेस में एक मूव खेलने के कितने सारे तरीके होते हैं, उसमें समय क्या लगता है, मैं करूंगा तो सामने वाला क्या मूव करेगा। द पॉइंट इज कि देयर इज नॉट ओनली वन वे टू सॉल्व द प्रॉब्लम, मेनी वेज आर देयर। लेकिन हम उनको क्यों नहीं ले पाते? क्योंकि हम प्रेजेंट मोमेंट में नहीं रहते। हम तो प्रतिरोध को अपने अंदर लेके बैठे रहते हैं। हम तो ये सोचते ही नहीं है कि इसमें भी मैं कुछ कमांडेबल एक्शन ले सकती हूँ, हम नहीं सोचते। एंड जैसे आप सोचना शुरू करोगे, ये हमारी सरेंडरेंस क्या करती है दोस्तों, यू विल बी सरप्राइज, ये हमारे को हमारी सोर्स एनर्जी बीइंग से जोड़ देती है। आप में से सब लोगों के साथ ऐसा होता होगा कि जैसे मान लो कोई प्रॉब्लम चल रही है, सोच रहे कोई सोल्यूशन नहीं मिल रहा, कुछ लोग कहते हैं जब हम नहाने जाते हैं आइडिया आ गया, दूसरे कमरे में गए, कुछ हमारी जगह होती हैं, हम वहां बैठते हैं, वी हैव दिस आइडिया। वो आइडिया कब आता है? जब आपने नोइंगली अननोइंगली अपनी रेजिस्टेंस को बंद करा होता है, और आप फोकस कर रहे होते हो, मैं कर क्या सकते हैं, इसका सोल्यूशन क्या है। तो खुद सोचिए, यदि हम अपने से प्रयास करेंगे, अरे वी विल बी तो गेटिंग लिस्ट लोड्स ऑफ पॉसिबल सॉल्यूशंस, और हमारी एनर्जी बीइंग एनर्जी के साथ जुड़ जाती है। डोंट यू थिंक दिस इज द जॉय सेलिब्रेशन ऑफ लाइफ एनर्जी? आप सबने सुना होगा, पत्री जी ने क्या बोला हुआ है, डेथ इज ए सेलिब्रेशन। कभी आपने उसकी गहराई में, उसके मतलब में जाने की कोशिश करी है? बिल्कुल हम सबका मतलब अलग अलग होगा, जितनी हमारी कॉन्शियसनेस की योग्यता है। तो जितनी मेरी कॉन्शियसनेस की योग्यता है, मुझे ये समझ में आता है कि पत्री जी ने मृत्यु के लिए हमारे अंदर इस प्रतिरोध को हटाने के लिए ये स्टेटमेंट दी हुई है कि डेथ इज द सेलिब्रेशन। ताकि ये जो हमारे अंदर एक डर है, एक फियर है, एक रेजिस्टेंस है मृत्यु को लेके, जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, वो मृत्यु का डर हमारे ऊपर इतना हावी हो जाता है कि हम जो भी कर सकते हैं, जो पोटेंशियल है, हम वो नहीं कर पाते, एंड वी कीप ऑन क्रीपिंग आवरसेल्फ। आई एम एजिंग सो फास्ट, भाई पता नहीं 60 साल, 70 साल, 80 साल, हम ऐसी कैलकुलेशन में चले जाते हैं। तो वो क्या है? वो डर है। जब हमें ये पता चलता है कि मृत्यु भी एक सेलिब्रेशन है, तो वो हमारे अंदर से उस प्रतिरोध को निकालती है। जब उस प्रतिरोध को निकालेगी, तो दोस्तों, हम आखिरी श्वास तक हम मृत्यु के प्रोसेस को भी एक सेलिब्रेशन की तरह लेंगे, और फिर जो हमारी आत्मा होगी, वो बहुत पीसफुल तरीके से लोअर रेलम पे नहीं जाएगी। क्यों? क्योंकि हमारे अंदर प्रतिरोध नहीं होगा। हमें इस चीज को भी बड़ी गहराई से थोड़ा समझना चाहिए। अब आगे कभी कभी ये क्वेश्चन आता है, कभी कभी ऐसा बोलते हैं लोग कि ठीक है, हमें समझ में आ गया कि जो भी लाइफ में सिचुएशन आ रही है, ओके, मैं सरेंडरेंस में हूँ, मैं समझ गई हूँ, मैं सरेंडरेंस में हूँ,
still I am getting that energy or motivation to work on it and find solutions. मेरे अंदर वो एनर्जी नहीं आ रही. किस चीज की एनर्जी नहीं आ रही है? कि मैं इसके ऊपर काम करूं, मैं इसके ऊपर काम करूं और मैं इसमें से कोई भी अच्छा सा सोल्यूशन निकाल सकूं. ऐसा लोग पूछते हैं कि ऐसा जो है वो ये चीज आ जाती है. तो देखो, अब क्या है, जब आपने ये मान लिया कि मुझे सरेंडरेंस में रहना है, ओके, दैट्स वेरी गुड. ओके, यू आर इन अ स्टेट ऑफ सरेंडरेंस. आप सरेंडरेंस में चले गए, आपको पता चल गया मुझे कुछ कंस्ट्रक्टिव चीज को निकालना है. क्या करना है, आपको अपने विजन में क्लैरिटी लेकर आनी है कि अब मैं करूं क्या. मैंने ये मान लिया कि भाई मेरे को सरेंडर में रहना है, मैं सरेंडरेंस में हूं, लेकिन मैं करूं क्या, मैं कंफ्यूज हूं. तो यानी कि क्लैरिटी नहीं है. सो वी नीड टू बी वेरी फोकस एंड वी नीड टू मेक इट आउट कि मुझे अब क्या एक्शन करना है. एक एक करके अपना एक्शन कीजिए, एक एक करके अपना एक्शन कीजिए एंड वी नीड टू फोकस वन थिंग एट अ टाइम. हम पता है क्या चाहते हैं, हड़बड़ी में गड़बड़ी. अरे अब प्रयास करने ही लगे तो भाई फटाफट फटाफट, भाई ऐसे ऐसे नहीं होता, समय लगता है. एट अ टाइम बेबी स्टेप्स लेने शुरू कीजिए. ट्रस्ट मी, हर समस्या आपकी सॉल्व हो जाएगी. मैं कहती हूँ पहला कदम लेना ही मुश्किल है, बाकी के कदम तो उठ जाते हैं. पता है क्यों? क्योंकि जब हम इस प्रेजेंट के भाव के साथ अपनी सोर्स एनर्जी को इस्तेमाल करके एक कदम लेते हैं ना, तो पता है जो सोर्स होता है ना वो 1000 कदम लेता है. फिर हम एक कदम और लेंगे, फिर वो लेगा, इवेंचुअली हम उस जगह पे आके मिल जाएंगे जहां पे ये हमारी ट्यूबलाइट जल जाएगी. एंड देन ओके, इसको हम ऐसे कर सकते हैं. तो हमारी कितनी भी सिचुएशन अनप्लेजेंट हो, अनसेटिस्फैक्टरी हो, आपको अपने आप को सेपरेट कर देना है उससे. व्हाट इज के साथ जिसे कहते हैं, आपको अपनी फ्लैश लाइट को जगाना है. आपको प्रेजेंट मोमेंट के ऊपर देखना है कि अब मेरे लिए इसमें से क्या रास्ता निकलता है. मैं एक छोटी सी लाइन पढ़ के सुनाती हूँ बिकॉज दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट लाइन. वो कहते हैं देखो, कभी भी आप किसी सिचुएशन में की जो स्पेसिफिकेशंस हैं आप उनको देखते हैं, ऐसे हमें लग रहा है ना कि भाई इसमें तो ये भी है, ये भी है, ये भी है. कभी कभी ऐसा लगता है भाई मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा, वो शट डाउन हो जाता है. देन व्हाट यू हैव टू डू, आस्क योरसेल्फ, इज देयर एनीथिंग आई कैन डू टू चेंज द सिचुएशन. क्या यहाँ कुछ ऐसा है जो करके मैं अपने हालात को बदल सकूं, इम्प्रूव इट, मैं उसको इम्प्रूव कर सकूं, और रिमूव माई सेल्फ फ्रॉम इट, या मैं अपने आप को वहां से रिमूव कर सकूं. इसमें बड़ी गहरी बातें छुपी हैं. यानी कि जब आप सरेंडरेंस में चले गए, जब आप सॉल्यूशन को ढूंढ रहे हो, तो क्या चीजें ध्यान में होंगी, या तो आप सिचुएशन को बदल पाओगे या इम्प्रूव कर पाओगे. अगर कुछ भी नहीं हो रहा तो उसका क्या संकेत है कि अब मुझे वहां से हट जाना चाहिए. और एक ही समय में 100 बातों पे ध्यान नहीं देना चाहिए. एज वी ऑल नो, टू मेनी कुक्स स्पॉइल द फूड. हमें ये नहीं करना चाहिए. हमारे को एक उसके ऊपर बस रह के धीरे धीरे आगे बढ़ना चाहिए. कभी कभी लोगों के मन में आता है, अच्छा सरेंडरेंस का मतलब ये हो गया, आई कैन नॉट बी बॉदर्ड एनी मोर. अरे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता. ऐसे मैंने देखा कई बार, कई लोग बोलते हैं मैं तो सरेंडरेंस में जो होता है वही जी, मुझे फर्क नहीं पड़ता. नहीं, ऐसा नहीं है. इसका ये मतलब नहीं है कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता. इसका ये मतलब है कि मैंने उसमें प्रयास करके देख लिया. अगर प्रयास करने से मुझे कोई इंप्रूवमेंट मिलती है, मैं वो इंप्रूवमेंट करूंगी. अगर सिचुएशन को चेंज करना है, मैं सिचुएशन को करूंगी. अगर नहीं हो रहा तो ये मेरे लिए संकेत है कि मुझे यहाँ से हट जाना चाहिए. अब दोस्तों, लाइफ में वही चीज आपके
यस संतोष जी, आई थिंक थोड़ा सा वाईफाई में कुछ हुआ था तो 1 मिनट के लिए हो गया। जी जी तो जी। तो दोस्तों, इसके लिए ना हम ना कुछ स्टेप समझते हैं कि किस तरीके से हम अपनी माइंड एनर्जी को जो है उसके अंदर हम ला सकते हैं। किसके अंदर? स्पिरिचुअल एनर्जी के अंदर हम उसको कैसे लेकर आएंगे। तो वो क्या करेंगे, कुछ स्टेप्स मैं आपको बताती हूँ। आपका दिल करे आप उसको नोट डाउन कीजिए, आपका दिल करे आप उसको अपने दिमाग में डाल दीजिए, और दिल करेगा तो एक बार दोबारा से इसको देख लेना। राइट? हमें ट्रांसम्यूट करना है माइंड एनर्जी को स्पिरिचुअल एनर्जी में। पहले तो ये समझिए, ट्रांसम्यूट करने का मतलब है हम उसको परिवर्तित कर रहे हैं, है ना? हम उसको परिवर्तित कर रहे हैं, हम माइंड एनर्जी को स्पिरिचुअल एनर्जी में डाल रहे हैं। तो इसका मतलब ये हुआ, हम यू नो उन्नति की तरफ ही जा रहे हैं, है ना? हम बिलो में नहीं जा रहे, हम आगे ही बढ़ रहे हैं। सबसे पहली चीज क्या करनी है? पॉइंट नंबर 1, वी नीड टू एक्नॉलेज दैट देयर इज रेजिस्टेंस। मानिए इस बात को कि मेरे में प्रतिरोध है, वो चाहे इस सिचुएशन को लेकर है, वो चाहे इस इंसान को लेकर है, वो चाहे मेरे अंदर किसी भी बात को लेकर है। सो द वेरी इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया इज वी नीड टू एक्सेप्ट दैट रेजिस्टेंस इज देयर, मेरे अंदर प्रतिरोध है। उसके बाद आप क्या करेंगे? बी देयर व्हेन इट हैपेंस, व्हेन द रेजिस्टेंस अराइजेस। आपने ये माना मेरे अंदर प्रतिरोध है, अब आप वहीं पे रहिए, देखिए कि ये जब प्रतिरोध आपके अंदर आता है तो क्या होता है। ये जब प्रतिरोध मेरे अंदर आता है तब हो क्या रहा है। तो पहला स्टेप क्या है? मैंने एक्सेप्ट किया कि मेरे अंदर इस बात को लेके प्रतिरोध है, और जब भी वो रेजिस्टेंस आएगा, आई विल बी देयर। आई विल बी देयर जब भी आएगा, मैं भागूंगी नहीं। हम भागते कैसे हैं? अरे नहीं नहीं, मेरे अंदर कोई रेजिस्टेंस नहीं है। एक्सेप्ट द फैक्ट आई एम हैविंग दैट रेजिस्टेंस, एंड नाउ आई एम देयर। आई एम देयर, जस्ट बी देयर। ओके? उसके बाद अगला कदम आप क्या लेंगे? ऑब्जर्व करें आपके माइंड ने क्या क्रिएट किया है। अब मेरा माइंड क्या क्रिएट करेगा? वो उस सिचुएशन को कुछ लेबल देगा। मेरे साथ गलत हो रहा है, मैंने इनके साथ इतना किया, ये मेरे साथ ऐसा कर रही हैं, अरे मैं तो सब कुछ ठीक करती हूँ, फिर भी मेरे को ऑफिस के अंदर कोई एप्रिसिएशन नहीं मिलता। कोई लेबल आएगा, है ना? तो आपको क्या करना है? उस लेबल को आइडेंटिफाई करना है। और वो दोस्तों, वो लेबल सिर्फ सामने वाले के लिए नहीं होगा, आपके लिए भी होगा। क्या? मैं बड़ी हेल्पलेस फील कर रही हूँ, मुझे लगता है मैं अपनी मदद नहीं कर सकती, मुझे लग रहा है आई एम वर्थलेस, मैं किसी काम करने के लायक नहीं हूँ, ये सिचुएशन, ये परमात्मा ने मुझे कोई सजा दी है। तो आपने लेबल करना है। किसको करेंगे? सिचुएशन को, उस पर्सन को, और खुद को भी देखेंगे अगर आप अपने आप को भी लेबल कर रहे हैं। राइट? अब आप क्या करेंगे? अब आप ध्यान से ऑब्जर्व करेंगे कि ये रेजिस्टेंस आई, मैंने इसको एक्सेप्ट किया, मैंने इस रेजिस्टेंस के बेसिस के ऊपर लेबलिंग करी है। अब मेरे अंदर विचार क्या आ रहे हैं? हम दोस्तों अपने को ही नहीं समझते हैं। देन वी विल मेक इट आउट, मेरे अंदर विचार क्या आ रहे हैं। जो विचार आएंगे वो मेरे अंदर इमोशंस जनरेट करेंगे, और मेरे अंदर वैसी फीलिंग आएगी। ऐसा होता है ना, बहुत बारी आपने सुना है ना, कोई बात हो जाती है, कोई नाराजगी होती है, तो हम क्या कहते हैं? यार बस कर, मेरे दिल में कुछ हो रहा है, ऐसा बोलते हैं। मेरे हाथ पैर ठंडे पड़ रहे हैं। तो वो क्या होता है? आप साइकोलॉजी में हम इतना समझते हैं, हर इमोशन का इम्पैक्ट बॉडी के पार्ट पे और वहां से बॉडी के ऑर्गन्स पे पड़ता है। आप ये देखिए, हमें लगता है ये काम यहाँ से हो रहा है और यहाँ से हो रहा है, अंदर का सारा सिस्टम डैमेज हो जाता है। तो हमें क्या करना है? हम बड़े प्यार से देखेंगे इस समय मेरे अंदर कैसे विचार आ रहे हैं, मेरे इमोशंस की एनर्जी कैसी है। और फिर आप क्या करेंगे? आप फिर से एक साक्षी भाव की तरह अपनी रेजिस्टेंस को देखेंगे। तब आपको समझ में आएगा
कि ये जो मैंने प्रतिरोध किया है, इससे तो कोई पर्पस मेरा सॉल्व ही नहीं हो रहा है। लेकिन उससे क्या हो रहा है, मैं खुद को, मैं सामने वाले को, मैं सिचुएशन को लेबल कर रही हूँ, मेरे अंदर नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं, वो थॉट्स मेरे अंदर नेगेटिव इमोशंस जनरेट कर रहे हैं, जिससे मेरी बॉडी पे असर पड़ रहा है। अब किसी के पेट में कुछ होने लग जाता है, कोई बात होती है तो कई लोग कहते हैं हमसे खाया नहीं जाता, या खुशी में लोग ज्यादा खा रहे हैं। आप देखिए इमोशंस कितना बॉडी के ऊपर हमारी असर कर जाता है। या हमारे दिल में कुछ हो रहा है, कई लोग दिल पकड़ के बैठ जाते हैं, सिर दर्द होने लग जाती है, गर्दन एकदम स्टिफ हो जाती है, स्ट्रेस एंजाइटी शुरू हो जाता है, शोल्डर में पेन शुरू हो जाती है, बाजुओं में ऐसे वो चींटियों की तरह, पैरों में कितना कुछ शुरू हो जाता है। अब आप अपने आप से देखिए, क्या मेरी रेजिस्टेंस मेरा कोई पर्पस सॉल्व कर रही है? नहीं कर रही। तो फिर क्या करें? आ जाइए प्रेजेंट मोमेंट पे, आ जाइए, अपनी प्रेजेंट मोमेंट पे आइए, अपनी पूरी अटेंशन को वहां पे लेकर आइए। जो भी आपके अंदर रेजिस्टेंस थी, जिसको आपने कभी इस तरीके से नहीं अपने सामने रखा था, जैसे मैंने अभी बताया है, आप उस अनकॉन्शियस रेजिस्टेंस को कॉन्शियस बनाएंगे। जिस मोमेंट, जिस पल पे आप अपने अंदर छुपे हुए या जो युद्ध चल रहा है उस प्रतिरोध का, आप उसके प्रति जागरूक बनेंगे, फ्रेंड्स, दिस विल कम टू एन एंड। इट इज दैट सिंपल। लेकिन आप कितने खुलेपन से इस प्रोसेस को करते हैं, कितने खुलेपन से आप इन चीजों को एक्सेप्ट करते हैं, क्योंकि एक बड़ा सिंपल सा रूल है, यदि आप किसी के प्रति जागरूक हैं तो आप अनहैप्पी नहीं हो सकते। यानी कि अगर आप जीवन में अनहैप्पी हैं, आप अपने को कोस रहे हैं, तो यानी कि आप जागरूक नहीं हैं। देखिए कितना सिंपल चीजें हैं। अगर आप कॉन्शियस हैं तो आपके अंदर नेगेटिविटी नहीं होगी। अगर आप कॉन्शियस हैं अपनी सिचुएशन को लेके, यू विल बी फाइंडिंग अ वे आउट ऑफ एवरी सिचुएशन। हो ही नहीं सकता कि आपके पास समस्या का समाधान ना निकले। तो ये जो नेगेटिविटी है, ये जो अनहैप्पीनेस है, ये जो सफरिंग है, आप इसका कोई भी नाम दे दीजिए, डर है, ये क्या है? ये रेजिस्टेंस है। और रेजिस्टेंस हमेशा अनकॉन्शियस है। हम उस अनकॉन्शियसनेस को कॉन्शियस बना रहे हैं। अभी तो मैंने बड़ा छोटा सा एक स्टेप बताया है। जब साइकोलॉजी की बात करूं तो उस पर कितनी थेरेपीज होती है, क्योंकि कहना आसान होता है, अपने अंदर इतना कुछ होता है उन चीजों को। लेकिन चलिए अभी हम ये तो समझ रहे हैं ना कि एक सिचुएशन के ऊपर हम ये अपने ऊपर एटलीस्ट ये काम कर सकते हैं। हम ये काम करके अपने आप को, वो जो हमारी कंपल्सिव थिंकिंग होती है, जो बार बार हमें वहीं लेके जाती है, वहीं लेके जाती है, वहीं लेके जाती है, एटलीस्ट टुडे यू हैव गेन दैट पावर टू से नो। आप, वो आपको नहीं चलाएगी, आप उसको चलाओगे। आप अपनी माइंड एनर्जी को स्पिरिचुअल एनर्जी के अंदर बड़ी खूबसूरती से आप उसको ट्रांसम्यूट कर लेंगे। अब फ्रेंड्स, मैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक लूंगी, पर्सनल रिलेशनशिप्स में सरेंडरेंस को कैसे लेकर आए। पर्सनल रिलेशनशिप में सरेंडरेंस को कैसे लेकर आए। सबके मन में विचार आते होंगे, अगर मेरा रिलेशन अच्छा नहीं है, वो कोई भी रिलेशन हो सकता है, पेरेंट्स के साथ है, भाई बहनों के साथ है, हस्बैंड वाइफ का, बच्चों के साथ है, कुछ भी है, कहीं पे फिजिकल अब्यूज हो रहा है, कुछ भी हो रहा है, तो अब मार तो खाएंगे नहीं। या मेरे को वर्बल अब्यूज किया जा रहा है, मुझे इमोशनल टॉर्चर दिया जा रहा है, अब वो तो इंसान सहन नहीं करेगा। और मैं इस स्टेटमेंट के ऊपर, आई वाउच ऑन दिस स्टेटमेंट, कि फिजिकल, मतलब किसी को मारने से ज्यादा जो हम उसको, किसी को इमोशनल ट्रॉमा देते हैं, एज अ मेंटल हेल्थ प्रैक्टिशनर आई हैव सीन कि क्या हालत होती है जब हम किसी को मेंटल टॉर्चर देते हैं। अब रिश्तों के अंदर हम किस तरीके से सरेंडरेंस में रहें। बहुत बातें आप लोगों ने सुनी होंगी, भाई आपका सोल प्लान है, आपका लाइफ पार्टनर ऐसा है, अब ये तो देखो आपको इसमें से लर्निंग निकालनी है। क्योंकि कितना भी ओपन माइंडेड हो जाए, हमारा समाज अभी भी डिवोर्स को लेकर बहुत डरता है। नाउ डेज तो चीजें चेंज हैं, लेकिन वहां भी मैं देख रही हूँ कि बच्चे इतनी जिद से डिवोर्स ले रहे हैं, सपोर्ट नहीं मिलता। क्यों नहीं मिलता? क्योंकि कोई उनकी मानसिक स्थिति को नहीं समझता है, व्हाट दैट पर्सन इज गोइंग थ्रू। हमारे यहाँ डिवोर्स इतना स्टिग्मा लगता है, अरे समाज क्या कहेगा, ये क्या कहेगा, वो क्या कहेगा। तो उस चक्कर में परिवार वाले भी सपोर्ट करना, मतलब वो सोचते ही नहीं है।
लेकिन हम अपने उन रिश्तों में भी सरेंडरेंस को ला सकते हैं। देखो दोस्तों, एक चीज ध्यान रखिए, जब हम अपने अस्तित्व से, अपने बीइंग से कट ऑफ हो जाते हैं, तो हम एकदम बॉडी लेवल के ऊपर आ जाते हैं। इसी तरीके से वो लोग जो अपने अस्तित्व से बिल्कुल कटे होते हैं, वो क्या करते हैं, दे वांट टू गेट एनर्जी, दे वांट टू गेट पावर फ्रॉम यू। आप बोलोगे मेरे पे तो अत्याचार हुआ, मेरे से सामने वाले ने क्या एनर्जी और पावर ले ली? आप पे अत्याचार हुआ, आप रोए, उसने रुलाया, तो वो तो पावरफुल बन गया ना। उसको तो अच्छा लगा कि मैं इसको रुला देता हूँ। कितना आसान है एक लीगल शादी के बाद किसी लड़की को ये बोलना, जा अपने घर चली जा। माँ बाप कहेंगे बेटा तेरा घर वो है, लड़की सोचती है मेरा घर कौन सा है ना? तो ये क्या चीज हुई, ये हमने उसको पावर दे दी, उसने रुलाया और दूसरा बंदा पार्टनर रो पड़ा। तो दोस्तों हमने उसको ताकतवर नहीं बना दिया, हमने उसको कितनी ताकत दे दी। अब ध्यान, ये लाइन बड़े ध्यान से सुनिएगा, किसी भी इंसान के ऊपर जो दूसरा इंसान अत्याचार करता है या मैनिपुलेट करता है, वो कौन होता है? वो अनकॉन्शियस पर्सन होता है। वो जागरूक नहीं है, वो अनकॉन्शियस पर्सन होता है। लेकिन जिस इंसान उस अत्याचार का असर अपने पे लेता है, वो भी अनकॉन्शियस होता है। ये बात है एक समझने वाली। इस बात को अगर मैं बॉडी लेवल से देखेंगे तो हम एक अलग डिबेट के ऊपर चले जाएंगे। हम इसको द पावर ऑफ नाउ पे देख रहे हैं, हम इसको स्पिरिचुअलिटी के साथ जोड़ के देख रहे हैं। यदि सामने वाला रुलाने वाला अनकॉन्शियस है, तो मैं जो रो रही हूं तो फिर मैं भी तो अनकॉन्शियस हूँ, यानी कि मेरे अंदर भी वो सही विजडम नहीं है ना? मेरे में भी यही चीज है। अब इसको कैसे किया जाए? तो यस, इफ यू रेजिस्ट और यू फाइट अनकॉन्शियस बिहेवियर इन अदर्स, यू बिकम अनकॉन्शियस योरसेल्फ। जो हम इसको, मैं गलती तो नहीं कहूंगी, लेकिन मैं ये कहूंगी ये सबसे कॉमन बिहेवियर हमने देखा है। सबसे कॉमन बिहेवियर एज अ सर्टिफाइड फैमिली थेरेपिस्ट, मैरिज काउंसलर, मैंने ये चीजें सबसे ज्यादा देखी हैं। उसने मुझे गाली दी तो मैं क्यों गाली ना दूं, उसने मेरे मायके वालों को ऐसे बोला तो मैं उसके घर वालों को क्यों ना बोलूं। हम गाली सुनने के लिए शादी करी है, बहुत सारी बातें आती हैं बॉडी लेवल के ऊपर, तो ये आती आती हैं। लेकिन अगर हम ये देखें, अगर हम किसी के अनकॉन्शियस बिहेवियर को प्रतिरोध करते हैं या उसके ऊपर हम फाइट करते हैं, तो दोस्तों हम भी अनकॉन्शियस बनते हैं। लेकिन सरेंडर करने का यहाँ पे ये मतलब नहीं है कि हम सामने वाले को पूरी परमिशन दे रहे हैं कि तू जितना अब्यूज करना है, जितना मुझे मारना है, गालियां देनी है, मेरी इंसल्ट करनी है, तू कर। क्यों? क्योंकि शुरू में मैंने क्या बताया है, सरेंडरेंस डज नॉट मीन डूइंग नथिंग। सरेंडरेंस डज नॉट मीन क्रिपिंग ऑन योर किस्मत, मेरी किस्मत ऐसी है। सरेंडरेंस डज नॉट मीन दुनिया क्या कहेगी, समाज क्या कहेगा, मैं डर के अंदर बैठ जाऊं। तो फिर यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा? वी नीड टू से नो वेरी फॉर्मली एंड वेरी क्लियरली। उस पर्सन को हमें ये बताना पड़ेगा कि मैं ये नहीं लूंगी। बहुत सारी चीजें आजकल तो देखो, अगर हम बात करें, अगर हम हस्बैंड वाइफ के रिलेशन की बात करें, तो आई मीन सो मेनी, आजकल तो सिस्टम है, बड़ा कुछ है, लीगली है, बहुत कुछ है। घर में बड़ों को बिठा के ये बात हम कर सकते हैं। आई एम नॉट गोइंग टू टेक दिस थिंग। अगर मैं गाली नहीं सुनूंगी, अपने घर वालों की तो सोचो, मैं अपने लिए भी क्यों सुनूंगी? फॉर्मली नो करना है। अगर आपको लग रहा है कि किसी स्पर ऑफ मोमेंट में बात बड़े विस्फोट की तरह हो गई है, तो फिर इंसान कहता है मैं कोई कम हूं, उसने बोला मैं भी बोलूं, दैट टाइम सरेंडर क्या करना है? वॉक अवे फ्रॉम दैट सिचुएशन। आप उस सिचुएशन से वहां चले जाएं। उस सिचुएशन से, आई नो इट्स गोइंग टू बी वेरी डिफिकल्ट, बिकॉज आई हैव सीन द पेन ऑफ काउंटलेस लेडीज। औरतों में ही मैंने ये दुख देखे हैं।
कुछ केसेस आए हैं जिसमें मेल्स के भी आए हैं जिनकी बीवियां उनके ऊपर बहुत ज्यादा लाइक करते थे, लेकिन ज्यादातर तो मैंने औरतें ही देखी हैं. So I know and I can understand how difficult it is to be in that moment, that too in non-resistance में उस समय चले जाना. लेकिन friends, trust me, जो बंदा इस चीज में चला जाता है, मतलब उस समय हम क्या करते हैं, हम बड़े जजमेंटल हो जाते हैं. देखो ये मुझे ऐसे बोल रहा है, वैसे बोल रहा है, फटाफट बंदा फोन करता है, अपने घर में बताता है, अपनी फ्रेंड्स को बताता है और बात को बढ़ाते रहते हैं, है ना. तो फर्मली नो कहना है, उस सिचुएशन से आप चले जाओ, अपने आप को कंप्लीट नॉन रेजिस्टेंस में चले जाना है. एंड आपको क्या करना चाहिए कि जब आप किसी को भी नो कहते हो, वो एक मूवी आई थी, आई थिंक पिंक, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन. आई हैव नॉट सीन दैट मूवी, लेकिन हम साइकोलॉजी में वो अमिताभ बच्चन का डायलॉग बहुत यूज करते हैं. नो मीन्स नो. नो मीन्स नो. सामने वाला अगर हमारे साथ गलत करता है और उस पर हम रिएक्ट करते हैं और हम भी अनकॉन्शियस बन जाते हैं, अब हमारे नो का कोई मतलब नहीं रहता. अगर हम रिएक्ट नहीं करते और हम बोलते हैं नो, गाली नहीं देनी है, आपको कोई सामने वाला कभी गाली नहीं दे पाएगा. तो आपको क्या करना पड़ेगा, जब भी हम उस पर्सन को, सिचुएशन को नो कहते हैं, नो कहते हैं, लेट इट कम नॉट फ्रॉम योर रिएक्शन बट फ्रॉम योर इनसाइट. आपको इंसाइट भी अपनी देखनी पड़ेगी, रिफ्लेक्ट करना पड़ेगा. जब हम रिफ्लेक्शन प्रोसेस में जाते हैं तो बहुत सारी लेडीज कहती है, हाँ अगर उन्होंने 2 गालियां दी थी तो मैंने 6 दी थी, फिर मैंने मुंह से ऐसा ऐसा बोला था, है ना. अब एक लूप बन गया. अगर हम ये सोचे कि पहले वाले ने ये बोला, लेकिन आप देखो ना, आप भी तो कॉन्शियस बन गए ना, और आपने उस लूप को और बड़ा और बड़ा और बड़ा और बड़ा करते रहे, फिर तो बात आ गई अब तो साथ में रहना ही नहीं है. So this is very, very important. Use your insight, use your spiritual mind rather than using this your mind energy, rather than like working on your ego consciousness. We all need to कि हम लोग resistance से बाहर निकल के हम इसके ऊपर बात करें. अब देखिए, अगर आप किसी सिचुएशन में हैं, जैसे चलो ऑफिस में लगा लीजिए, या आप कोई काम कर रहे हैं, आपको लग रहा है बड़ा प्रेशर है, रिलेशनशिप्स है, अरे बाबा ये तो मेरे से, यहाँ पे मेरे से सरेंडर नहीं हो रहा है. these kind of situation can come in our life when we feel, oh I am not able to surrender. अब मेरे से सरेंडर नहीं हो रहा ना, बात नहीं, टेक एक्शन इमीडिएटली. एक्शन लीजिए इमीडिएटली, स्पीक अप, अपने लिए बोलिए, या कुछ ऐसा कीजिए कि आपके सिचुएशन के अंदर चेंज आ जाए, या अपने आप को वहां से हटा लीजिए. टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर योर लाइफ. ज्यादातर लोग क्या करते हैं, दूसरे पे डालते रहते हैं, अरे इसने ऐसा किया, उसने वैसा किया, इसकी वजह से ऐसा हो गया, मैं तो यहाँ करना ही नहीं चाह रही, चाहे वो शादी है, चाहे नौकरी है, चाहे कुछ भी है, मेरे हालात ऐसे थे. नो, प्लीज टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर योर लाइफ. अपने जीवन के लिए खुद अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लीजिए. डोंट स्पॉइल योर ब्यूटीफुल एंड रेडिएंट इनर. हमारे अंदर कितनी खूबसूरती है, हम उसको खराब कर देते हैं. एक गुलाब का फूल भी होता है ना, तो उसको हाथ में पकड़ते हैं, वो कितना सॉफ्ट होता है ना, दिल करता है इसको जोर से प्रेस किया ना तो ये खराब हो जाएगा. क्या हम फूल के ऊपर कभी पेन से लिखते हैं? नहीं. और हमारा इनर पीस, हमारा परमात्मा का स्वरूप जो इतना खूबसूरत है, उसको हम उसकी क्या हालत कर देते हैं. वो हमें नहीं करनी चाहिए. और कोई भी एक्शन अगर आप लेते हैं, अपनी चॉइस दे. मेरे पास क्या चॉइस है, या तो मैं प्रतिरोध करूं या मैं सरेंडर करूं. अब वो चॉइस मेरी है, मुझे प्रतिरोध करना है, मुझे सरेंडर करना है. अगर मैं सरेंडर करती हूँ तो वो मैंने अभी बता ही रही हूँ सरेंडर क्या है, एंड हाउ टू टेक केयर ऑफ इट, हाउ टू ट्रांसफ्यूज दीज एनर्जीज. एट दैट टाइम यू नीड टू अप्लाई ऑल द फॉर्मूलाज ना, जो आपस में शेयर कर रहे हैं, दैट वी नीड टू अप्लाई. मुझे बॉन्डेज में रहना है कि इनर फ्रीडम में रहना है फ्रॉम एक्सटर्नल कंडीशन. प्लीज माइंड इट. लोग इस लाइन को बड़ा गलत समझते हैं. किसी के गुलाम बन के रहना है, किसी से डर के रहना है, मुझे फ्रीडम चाहिए. फ्रीडम कहाँ होनी चाहिए? इनर फ्रीडम. इससे बाहर की सिचुएशन से. यहाँ पे मैं थोड़ा सा लगा दूंगी, सोल प्लान है अगर तो, कर्म काटने हैं अगर तो, कर्म अगर वहां कटने ही है, जस्ट थॉट अबाउट इट.
इट्स ओनली मी हु इज मेकिंग सामने वाला सो पावरफुल कि वो मुझे जब जब रुलाएगा मैं रोऊंगी, वो मुझे जब जब गाली देगा मुझे गुस्सा आएगा, मैं तब तब रिएक्ट करूंगी, मैं चीजें तोड़ूंगी, मैं गुस्सा बच्चों में निकालूंगी, मैं ये करूंगी, मैं वो करूंगी, मैं एक एंग्री बर्ड की तरह बन जाऊंगी, मैं उसके सामने कुछ नहीं बोल पाऊंगी लेकिन बाकी सब लोगों के साथ मैं लड़ाई करूंगी। चॉइस इज योर्स, चॉइस इज योर्स। किसी के जीवन में हम इंटरफेयर थोड़ा ना करेंगे, ये आपकी चॉइस है, आपको क्या चाहिए। इफ यू आर लुकिंग फॉर इनर फ्रीडम, seek inner freedom from external conditions. Trust me, वही घर होगा, वही हालात होंगे, वही ऑफिस होगा, वही प्रेशर होगा, and you will be at peace. This is the beauty to be in surrenderance. जब आप उसके अंदर चले जाएंगे, आपको ये देखना है, आपके रिश्ते बदलने शुरू हो जाते हैं अगर हम सरेंडरेंस में जाते हैं। लेकिन अगर आपका भाव ये है कि ओके मैं सरेंडरेंस कर रही हूँ तो ये सामने वाला बदल जाएगा, मेरे ऑफिस के लोग बदल जाएंगे, तो फिर तो देखिए ये आपका भाव ही सच्चा नहीं है, ये तो आप डील कर रहे हैं। मैं कई बार कहती हूँ डील है, डोंट गो इन डील स्टेट, वर्क ऑन योर सेल्फ, रिस्पेक्ट योर सेल्फ, मेक इट आउट। आई एम अ स्ट्रॉन्ग पर्सन, आई कैन, मैं तो किसी भी चैलेंज में से बड़ी क्रिएटिव चीज निकाल दूंगी। मैं एक्सेप्ट करती हूँ व्हाट इज, मैं इसको एक्सेप्ट करूंगी। आई एम नॉट गोइंग टू जज, आई एम नॉट गोइंग टू लेबल पीपल, एंड आई विल बी वर्किंग ऑन माई सेल्फ। कभी भी देखो जीवन में तो ये होगा ही, आप जहां भी दो लोग काम कर रहे हैं, दो भाई बहनों में, दो बहनों में भी हो जाता है, कोई आर्गुमेंट हो जाता है, कोई दो फ्रेंड्स में हो जाता है, कोई कॉन्फ्लिक्ट आ जाता है, पार्टनर के साथ आ जाता है, किसी के साथ भी आ जाता है। तो कभी कभी क्या होता है, हम बहुत डिफेंसिव बन जाते हैं, हाउ डेयर ही और शी, उसने मुझे ऐसा बोला कैसे, मेरी पोजीशन क्या है, सामने वाला मुझे कैसे है। दैट टाइम मेक इट आउट कि वो अग्रेशन आपको कैसी एनर्जी दे रहा है, आपको कैसी ऊर्जा में लेके जा रहा है। उस समय देखना चाहिए भाई मेरा ये मेंटल इमोशनल एनर्जी जो है वो मेरी सही है कि गलत है, क्या मैं सामने वाले के रंग में रंग गई। यहाँ पे मैं कहती हूँ अगर हम अपने आप को महसूस करें मेरी अच्छाई इतनी कमजोर है कि मैं बुराई में बुरी बन जाती हूँ, लेकिन मैं अपनी अच्छाई से उसको अच्छा नहीं बना पाई। उसको अच्छा कैसे बना पाएंगे जब हम उसको अच्छा बनाने की इच्छा छोड़ देंगे। दिस इज सरेंडरेंस। इट इज नॉट कि आई एम प्लेइंग विद वर्ड्स, ये मैं जीवन का एक्सपीरियंस है, एक सार बता रही हूँ, ये ऐसा नहीं कि मैं शब्दों से खेल रही हूँ। हम उसके अपनी अच्छाई से उसको अच्छा कैसे बनाएंगे जब हम उसको अच्छा बनाने का भाव ही छोड़ देंगे और खुद सरेंडरेंस में रहेंगे। तब आप देखिए ना, देखिए जितना हम अपने आप को प्रतिरोध में रखेंगे, जितना हम अपने आप को इन विचारों में रखेंगे कि भाई नहीं ऐसा इसको होना चाहिए, ऐसा उसको होना चाहिए, ये सही है ये गलत है, तो हम उतनी इगोइस्टिक कॉन्शियसनेस में रहेंगे। मतलब मुझे तो ऐसा लगता है कभी कभी आराम से फुर्सत में कभी बैठ के देखना। आई नो हम ऐसा बोलते हैं कि वी क्रिएट अवर ओन रियलिटी, जो हो गया सो हो गया, वन शुड नॉट क्राई ओवर स्पिल्ड मिल्क, जो हो गया सो हो गया। लेकिन कभी बैठ के देखना, कभी अपने साथ बैठिए, जैसे मैं कहती हूँ हमेशा अपने साथ बैठिए, अकेले नहीं बैठे ना, अपने साथ बैठिए, इंट्रोस्पेक्ट कीजिए, हंसी आएगी, मैंने कितने चाइल्डिश बिहेवियर किए हुए हैं, एंड देन यू मेक इट आउट कि भाई मेरी ईगो ने मुझे इस रिश्ते को यू you नो सुधारने या मतलब क्या बोलूं उसको, उसको एट पेस नहीं करने दिया, मेरी ईगो ने नहीं करने दिया। ईगो आपको कभी, वो ईगो में रहोगे तो ईगो कॉन्शियसनेस में रहोगे, ईगो कॉन्शियसनेस में हम रहेंगे तभी तो सबसे ज्यादा मजा आता है ईगो को। क्यों? क्योंकि हम डुअलिटी में रहेंगे। ईगो कहाँ है? अरे नहीं, मुझ में तो कोई घमंड नहीं। रेजिस्टेंस इज योर ईगो माय डियर फ्रेंड्स, रेजिस्टेंस इज योर ईगो। रेजिस्टेंस जो प्रतिरोध है यही तो ईगो है, एक्सेप्टेंस ही नहीं है, एक्सेप्टेंस ही नहीं है। और हमारी जो ईगो है वो बोलती है कि भाई देख तेरे में ना रेजिस्टेंस है एंड दिस इज योर स्ट्रेंथ। लेकिन जब हम ट्रुथ रेजिस्टेंस में होती है वो बोलती है नहीं, तेरी स्ट्रेंथ तेरा बीइंग है। और वो जो बीइंग, वो जो परमात्मा का रूप, वो कैसे बनता है? जो परमात्मा के गुण होते हैं, तो परमात्मा में प्रतिरोध थोड़ी ना होता है। ईगो हम बीइंग को वीकनेस मानती है। सरेंडरेंस में चले जाओ कमजोर,
एक बोला तो दो बोल, डरना किस बात का? ये ईगो, दिस इज ईगो। वो आपको पीस में नहीं रहने देगी। वो कहती है कि पीस में रहना वो आपकी कमजोरी है। सो फ्रेंड्स, वेरी सिंपल थिंग इज कि हमें सरेंडरेंस में रहना है। हमें अपनी अनकॉन्शियस बिहेवियर को कॉन्शियस बनाना है। और जैसे ही आप अपनी रेजिस्टेंस को, आप अपने प्रतिरोध के प्रति जागरूक होंगे, यू विल बी वेरी सरप्राइज, वो उड़न छू हो जाएगा। एंड देन दैट टाइम यू विल बी एबल टू टेक केयर ऑफ योर सरेंडरेंस। तो इसी के साथ फ्रेंड्स, हम आज का सेशन यहीं पे समाप्त करेंगे। थैंक यू सो मच आप सभी का अपना टाइम देने के लिए और इतने प्यार से सुनने के लिए। एंड ओवर टू संतोष जी। जी पूनम जी, ऐसा लगता है कि सेशन बहुत जल्दी खत्म हो जाता है। अभी तो उसी में मन लगा हुआ था और खत्म हो गया, समय पूरा हो गया। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। जी जी, इतने सरल शब्दों में समझाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जी, कोई भी बात करना चाहते हैं, किसी का कोई प्रश्न है, कोई सवाल है तो प्लीज। पूनम जी जब समझाती हैं वो हम पंखा अपने चला दे, सारे बहुत मजा आता है, चैन उलझनों को पड़ जाएगी। सुलझाते रहते हैं बैठे हैं। बहुत गर्मी हो रही है, ये चला के बर्तन मान लियो, उधर हवा जाएगी है। ना संतोष जी, सबको म्यूट कर देती जी हूँ मैं। जी जी, मैं अब जैसे उषा शर्मा जी हैं, तो उषा शर्मा जी आप कर दीजिए, मैंने आपको ऑप्शन दिया है। जी पूनम जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आज मैं एक बात जरूर कहना चाहूंगी कि आज का सेशन आपका एक डायमंड सेशन है ओह और थैंक इतनी वैल्यूएबल एडवाइस दी है आपने। अगर कोई इसे नहीं समझाओ तो कृपया और 2-4 बार सुने। और अगर किसी स्थिति से जूझ रहा हो तो आपने जो भी एडवाइस करा है उसको उसका वो उसको रखे हैं, उसको आगे मतलब उसको एग्जीक्यूट करें एडवाइस को। बहुत अच्छा सेशन है, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच उषा जी, थैंक यू सो मच। और मैंने यही बोला क्योंकि इसमें हमने कुछ साइकोलॉजी की चीजें भी डाली है, क्योंकि मेरा मन था कि हमने इतना करा है तो कुछ हमारे हाथ में एक ऐसा फॉर्मूला, कोई तरीका आ जाए इन चीजों को ओवरकम करने के लिए। कई सेशन होते हैं आपके डायमंड, पर आज का आपका जो है ना, एक जो परिस्थितियों से जूझ रहा है यदि कोई, तो उसको ये बहुत हेल्प करेगा। बिल्कुल बिल्कुल। चलिए हम इसको कोहिनूर डायमंड बनाते हैं, ये हाँ हाँ है, बिल्कुल है जी, बिल्कुल। जी जी सेकंड जी लास्ट हमारा उसके लिए कोहिनूर। है, जो जूझ रहा है उसके लिए ये बिल्कुल डायमंड है। हाँ नहीं, बिल्कुल बिल्कुल। जी 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 जी, रीता जी बात करिए। थैंक यू पूनम जी। मुझे सरेंडरेंस का एक्चुअल मीनिंग ही आज समझ आया। मैं यही ओह, सोचती थी, सच्ची कह रही हूँ, मैं यही सोचती थी कि जो सिचुएशन है बस उसको एक्सेप्ट करो विदाउट कंप्लेंट। बट जैसे बस आपने बताया कि आपको अपना भी पक्ष रखना है, क्लैरिटी तो बिल्कुल देनी है, तो मैंने कभी इस चीज को ऐसे लिया ही नहीं। मैं सोचती थी कि नहीं, अगर झगड़े खत्म करने हैं, अगर पीस लाना है, तो एक ही तरीका है कि बस शांत हो जाओ, जो हो रहा है उसको देखते जाओ। जब हम ऐसा करते हैं ना, तो पता है क्या होता है रीटा जी, वो ना हमारे अंदर दबती हैं चीजें, और दबी हुई चीजें विस्फोट बन के निकलती हैं, और वो हमारे अंदर जैसे टर्माइट नहीं होती है, उसकी तरह रह जाती है। तो बेस्ट पार्ट इज यही, उस चैलेंज में भी कुछ क्रिएटिव करके निकलना। आई एम सो हैप्पी कि एक नया एंगल आपको समझने के लिए मिला। आई एम थैंक रियली यू, रियली थैंक यू सो मच। जी बहुत बढ़िया। जी जी थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू बहुत बहुत पूनम जी, आज के सेशन के लिए। जब आप बोल रहे थे तो बहुत सारी चीजें मुझे मेरी मैरिड लाइफ की याद आ रही थी। क्योंकि मेरी लव मैरिज थी, तो मैं अपने हस्बैंड को बहुत सारा मतलब समझाने की कोशिश करती थी। जब चीजें मेरे हाथ से निकल गई तो मैंने अपने इन लॉज को इन्वॉल्व कर लिया। बट इन लॉज ऐसे थे कि हस्बैंड को और उसकी गर्लफ्रेंड को लेकर रिलेटिव्स के घूमने जाते थे, मतलब उन्होंने ओपन ही कर दिया उसके लिए घर। ठीक है,
और मेरे लिए वो चीज़ इतनी मतलब वो हार्ड होगी कि मैं अब क्या करूँ? मैं अपने पेरेंट्स को नहीं बताना चाहती थी बिकॉज़ मैंने खुद चूज़ किया था वो पार्टनर। तो एनी हाउ फिर मेरा किसी तरह बाहर आने का बना, तो मैंने कहा चलो वहाँ पे तो हम दोनों ही होंगे, हमारे बीच में अब कोई और होगा नहीं, है ना? बट यहाँ पर आने के बाद उसने मुझे फाइनेंशियली स्टॉप कर दिया। ही उसने मुझे कोई सपोर्ट नहीं किया। 15 डेज़ के बाद मुझे बच्चों के साथ में यहाँ पे छोड़ दिया। अब मैं उस सिचुएशन में कॉल कर रही हूँ, मेरे फादर इन लॉ फ़ोन नहीं उठा रहे हैं, कह रहे हैं कि हमारा तुम्हारे साथ सब कुछ खत्म हो गया है, ठीक है? अब हम आपको तुम्हें नहीं कुछ देखेंगे। मेरा दिमाग तो इतना परेशान कि बच्चों के साथ अब मैं क्या करूँ? तो ना मेरे हस्बैंड को लगा कि मैं बहुत ज़्यादा क्लेवर हूँ, मैं इसके पापा को जाके बताता हूँ कि इसने फ़ोन बंद कर दिया है। और वो गया उसी उसमें पापा मेरे आर्मी मैन उसको उसका दिमाग खराब उसने गलत बंदे से पंगा ले लिया। वो डैडी के पास जब गया तो पापा ने मुझे इमीडिएटली उसके सामने फ़ोन करके कहा कि बच्चे 7.5 साल तुम इतने टॉर्चर के बीच में रही है। तूने उस टाइम क्यों नहीं बताया तेरे पापा ज़िंदा थे, तेरे पापा अभी भी ज़िंदा है। तेरा दिल कर रहा है ना इसको छोड़ने का छोड़ दे, अभी छोड़ दे। तेरे को पूरी-पूरी सपोर्ट है मेरी तरफ से, मैं तेरे साथ खड़ा हूँ। तेरे को मैंने इसके साथ इस शादी करके भेजा था, ऐसे नहीं ये तू चली गई थी इसके साथ में। क्योंकि मेरे इन-लॉज़ में इतनी रिस्ट्रिक्शन थी कि मैं सेम ही सिटी में मेरी मैरिज हुई थी, बट मुझे 2 इयर्स मम्मा-पापा से मिलने नहीं दिया गया था, मेरे पास फ़ोन तक नहीं था। तो मुझे जैसे नेबर्स होते थे तो मैं इधर-उधर उनके पास जाके मैं कहीं पर उनको पेरेंट्स को कॉल करती थी। तो जब आप बता रहे थे ना वैसे मेरी बहुत यंग एज में शादी हो गई थी, तो मुझे वो बात समझ आ रही थी कि शुरू-शुरू में आपको भी नहीं पता होता क्योंकि आप भी नहीं नए होता। होते हो उस एक्सपीरियंस के साथ में ना। बट टाइम के साथ में आपको अकल आती है। अब जब आप बता रहे थे तो फिर मैं अपने अंदर में हँस भी रही थी कि तुम्हें वो बहुत टाइम ले लिया तुमने उस चीज़ को से ओवरकम करने के में यही सोच-सोच के कि मुझे लग रहा था कि पता नहीं मेरे पेरेंट्स कैसे लेंगे, है ना? बट जब पापा ने ये बात बोली तो आई वाज़ शॉक्ड कि हैं स्ट्रेंथ ऐसा? मिली होगी हाँ। आपको पापा के बोलने से। वही मैं बता रही हूँ ना कि हमारे मतलब बहुत ये अनफॉर्चुनेट है कि हम किसी के मेंटल हेल्थ के बारे में सेंसिटिव नहीं होते हैं। हमें समाज का डर ज्यादा रहता है। जो समय हमारा होता है उस समय कोई भी हो, मैं कहूंगी मेरा बच्चा ही नहीं सिर्फ कोई भी जिसको हमें मेंटल स्ट्रेंथ देने की जरूरत है, पहले कोशिश करनी चाहिए, है ना? तो वो सपोर्ट देखो इनको मिली तो इन्होंने अपना लिया, और मुझे मालूम है कि अब मोनिका बिल्कुल आउट है उन चीजों से। लेकिन मोनिका एक चीज शायद आप मेरी भी जरूर मानोगे, अगर मैं स्पिरिचुअल लैंग्वेज बोलूं तो हमारे जीवन में जो कुछ भी होता है ना, उसका एक इम्प्रेशन ना हमारी कॉन्शियसनेस पे पड़ जाता है। फिर वो चीज थोड़ी गहरी होती है तो वो हमारे माइंड में उसका एक ब्लूप्रिंट बनता है। फिर जब हमारे माइंड में उसका इलेक्ट्रिक पाथवे बनता है ना, तो वो हमारे ब्रेन के ना ग्रूव्स बन जाते हैं। जैसे वो रिकॉर्ड प्लेयर के नहीं होते ग्रूव्स जहां सुई रखो, तो जब वो सिचुएशन आती है तो वो चीज ट्रिगर हो जाती है। आपको कभी भी कहीं भी अगर थोड़ी सी भी वो बात याद आ गई जैसे ये, तो उसका मतलब ये होता है कि वो चाहे आपने ब्लूप्रिंट को हटा दिया होगा, लेकिन उसके ऊपर इम्प्रेशन अभी थोड़े हैं। तो मैं आपको एक बड़ी सिस्टर की तरह एडवाइस करूंगी, उन इम्प्रेशंस को भी लाइट करो। व्हाई? बिकॉज आई नो योर स्पिरिचुअल जर्नी। नहीं तो वो हमारे फिर शैडोज बन के हमारे साथ वो चलते हैं। ये बड़ी गहरी बात है, लेकिन वाकई में जो हो गया हो गया। आई नो इट्स नॉट दैट इजी, क्योंकि एज ए जब हम ट्रॉमा के ऊपर इतना काम करते हैं, मैंने साइकोलॉजी और स्पिरिचुअलिटी को बहुत कंबाइन करके मेरे को ट्रॉमा पे काम करना बहुत वो लगता है। मैंने देखा है हम कितनी भी इनर चाइल्ड हीलिंग कर दें, ट्रॉमा निकालने बड़े मुश्किल है। तो जी, जी, कैसे करें? थैंक अभी उसी पे कर रहे हैं तो आप कीजिए, उन इम्प्रेशंस को थोड़ा फेड आउट कर दीजिए। हो भी वो जाएंगे आप। इम्प्रेशन ऐसे फेड डाउन हो गया क्योंकि उन उसको ना पता था मैं बहुत स्पिरिचुअल हूँ। तो वो क्या करते थे कि जब मैं मतलब चैनल पे कुछ वॉच कर रही हूँ, स्पिरिचुअल चीज़ें ज़्यादा देखती थी, तो वो मेरी स्पिरिचुअल बुक्स फाड़ देते थे। मुझे अलाउड नहीं था सत्संग में या कहीं पे भी जाने के लिए। और मेरे दोनों बेटे मेरे मेंटोर के बर्थडे वाले दिन पैदा हुए, तो मेरा स्पिरिचुअल कनेक्शन इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था, मैं उसको बोलती थी
हूँ तू जितना मुझे तंग करेगा ना, मेरा गुरु आके ना मेरे को वहीं से निकाल के लाएगा। और मैंने कहा तू, मैं पता नहीं कैसे मेरे मुँह से ये वर्डिंग निकलती थी, जिस दिन मेरा गुरु पैदा हुआ ना, मेरे बच्चे भी उसी दिन पैदा होंगे। मेरे दोनों बेटे सेम डेट पे 2 इयर्स का गैप है, बट सेम डेट पे। उससे उसको थोड़ा झटका लगा कि ये बहुत ज़्यादा डिवाइन पावर रखने वाली है, कि हम लोगों ने इसको इतना इमोशनली ड्रेन करने की कोशिश की, ये फिर खड़ी हो जाती है। और एक चीज़ मेरे में शुरू से है, मैं दिल पे नहीं लेती, मैं क्रिएटिविटी में चली जाती हूँ। मैंने उस टाइम भी ड्यूरिंग This दैट is what we टाइम all need to do. हाँ जी, मैंने अपना एमबीए इन फाइनेंस कंप्लीट किया ड्यूरिंग दैट पीरियड, प्रेगनेंसी में। जबकि लोग गिव अप कर देते हैं, मैं एग्जाम देने जाती थी प्रेगनेंसी में। दोनों बेटों के टाइम पे मैंने अपनी एमबीए फाइनेंस मतलब पूरी कंप्लीट की है फाइनेंस में। और मेरे दोनों बेटे मैथ्स में जीनियस है, तो मैं उनको हंसती हूँ तुम लोगों ने तो आने से पहले मुझे पढ़ाई में डाल दिया था। तो मेरा माइंड उस तरफ डाइवर्ट है, बट जब जैसे कोई शेयर करता है ना, तो मुझे लगता है तो वो कि चीज थोड़ी आपको हमें शेयर भी करना positive- चाहिए। पता नहीं बिल्कुल, मेरी एक्सपीरियंस शायद किसी और को हेल्प कर दे और के कि काम हाँ, कि होल्ड मत करना ज्यादा टाइम तक, इतना टाइम इतने साल मत खराब करना, 7.5 साल होल्ड मैंने करना वेट भी नहीं किया। चाहिए। हम जितना होल्ड करते हैं हम अपना नुकसान करते हैं, वो हमें करना भी नहीं चाहिए। चलिए, एनीवेज, थैंक यू सो मच फॉर योर शेयरिंग। बहुत हमें करेज चाहिए होता है कैमरे के सामने आके बोलने में। तो है तो हमारा शेर बच्चा हमें पता है। सो नाइस, सो जी, नाइस। जी। थैंक यू मोनिका फॉर शेयरिंग। बहुत लोगों Thank को मोटिवेशन मिलती है और जो सीखा आज, उसको इम्प्लीमेंटेशन भी उसका करने में ईज़ी होता है। तो बहुत-बहुत धन्यवाद पूनम जी। और एक और रिक्वेस्ट है कि अगली बुक तैयार रखिए, हम तो आपको छोड़ नहीं सकते। जी, बहुत-बहुत धन्यवाद। लव यू जी, लव यू। बहुत-बहुत आभार यस, आपका। उषा जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? हाँ, बस 1 मिनट। मैं, क्योंकि आज आप मेरे सामने, तो ऐसे मौके कभी-कभी होते हैं लेकिन कि आप आपके मेरे आमने सामने नहीं है। लेकिन आप मेरे हैं? सामने नहीं है। अच्छा, अच्छा, आप अच्छा, मेरे अच्छा, साथ अच्छा। 1 मिनट, 1 मिनट, मैंने गौर नहीं करा। हाँ, हाँ, हाँ। हाँ, अब आप मेरे सामने हैं। हाँ मैं जी। ये कहना चाह रही थी, जो पत्री जी के बारे में अभी आपने कोट करा था ना, मतलब मैं, क्योंकि आप मेरे सामने हैं, तो मैं जो सोचती हूँ, वो आपसे, आप उसको सुन के क्या कहती हैं, ये मेरे मन में आ रहा है। तो मैं ये कहूंगी कि जो आप अभी नाव किताब पढ़ रही हैं, है ना, नाव, द नाव, तो जो पत्री जी ने ये बात कही है, ये बिल्कुल नाव के समय में यूजफुल है, बहुत ज्यादा। कैसे? जो जीता व्यक्ति है, उसको मौत प्लीजेंट लगे या ना लगे, पर जब वो इन क्षणों में है और वो जूझ रहा है, उसके लिए ये कोट बहुत ही फायदेमंद है। मतलब मैं, अब वर्ड्स कुछ भी हो, मतलब मैं कहना चाह रही हूँ उस समय के लिए ये बहुत। हाँ, नहीं, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। बस इसमें मैं एक चीज ऐड करूंगी, सत्य को किसी भी सिचुएशन के साथ मत जोड़िए। सत्य सत्य है। जी, तो ये जी, जो ये सत्य बिल्कुल, है कि डेथ इज सेलिब्रेशन, वो जीने के वो समय, सत्य जन्म शाश्वत लेने है, वो के शाश्वत समय, है। हाँ जी, वो शाश्वत है। ये मैं जरूर कहूंगी, क्योंकि जो हाँ, सत्य है उसको हमें पर सिचुएशन के साथ मनुष्य जरा कमजोर होता है असलियत में, बिल्कुल थोड़ा। होता है। बिल्कुल। और ये उषा जी, ऐसा नहीं होता। हम सब ह्यूमन बीइंग हैं, हमारे में भी भाव आते हैं, हमारे में भी। मैं अभी पत्री जी से मिली तो मैंने उनसे ना, मिसेस पत्री जी से, एक बड़ा ऐसे ना मुश्किल क्वेश्चन पूछा। आदत तो है ही है। जी, वो बड़े प्यार से ना इधर उधर देखने लगे। फिर मेरे हस्बैंड को देख के कहते हैं, ये मैं इसका क्या आंसर दूं? मैं इसका क्या आंसर दूं? पत्री जी ने, मिसेस पत्री जी ने क्या बोला? कहती है, जब वो थे तब तो मुझे नहीं लगता था, अब उनके बाद तो मुझे उनकी हर बात स्पेशल लगती है। हर बात स्पेशल लगती है। तो आप ये देखो, हम सब ह्यूमन बीइंग है ना? हम सब ह्यूमन बीइंग है। कहीं ना कहीं हमारी बॉडी, मैंने उनसे ये पूछा कि पत्री जी ने, चलो सबको आनापान सतीश दिया, पत्री जी ने इतना ज्ञान दिया, यूट्यूब भरा हुआ है उन सबसे, आप मुझे कोई ऐसी चीज बताओ, कोई ऐसा ज्ञान बताओ पत्री जी का, जो आपको बार बार याद आता है। वो सोच में पड़ गए। तो उन्होंने क्या बोला कि जब वो थे तब तो मतलब मुझे कुछ खास नहीं लगता था ना, मतलब कि हाँ चल बोल रहे हैं जैसे हस्बैंड वाइफ। लेकिन वो बोले, एज ए अब मुझे पत्नी थी। हाँ, अब मुझे हर चीज खास लगती है। बिल्कुल, तो वो बिल्कुल, आपकी मैं बात से, समझती हूँ इस चीज को, हाँ। मैं भी समझती हूँ।
चलिए, you. बहुत 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 अच्छा रहा जी एंड थैंक यू सो मच कि आप Thank you. अपनी बात को शेयर करते हैं। दिस इज वेरी गुड। हम सबको कुछ ना कुछ समझने को आप मिलता सामने थी तो मुझे लगा इनसे जरा डिस्कस करें थोड़ा सा। बिल्कुल। थैंक यू, थैंक जी यू, थैंक यू। चलिए बहुत तो बहुत बढ़िया रहा आज का संतोष, सेशन, बार बार यस, सुनने थैंक यू लायक है। सो मच। अब हम जी चलते हैं और लास्ट सेशन में मैं खुद ही 4 बजे आना चाहूंगी। जी तो जी मैं जी बता जी देती हूँ कि मैं 4 बजे ही आऊंगी। मैं खुद ये पूरा करूंगी और एक मैं छोटा सा प्रोसेस सबको कराऊंगी। बहुत तब मैं सुंदर लास्ट जी डायमंड। हाँ, लास्ट डायमंड, लास्ट डायमंड, लास्ट डायमंड। जी नाव जी का, ठीक है ना? नाव का, नाव नाव का। का लास्ट। हाँ जी, बिल्कुल जी ठीक है जी। तो आप सभी का थैंक यू, दिल से थैंक यू थैंक यू। सो मच, बहुत थैंक बहुत यू। धन्यवाद। जी 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 इंतजार रहेगा अगले हफ्ते का। तो आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। सभी लोग अपना समय निकाल के आते हैं अपनी ही प्रोग्रेस के लिए। जी तो कल फिर हम मिलेंगे और कल हमारा लास्ट डिस्कोर्स होगा रविंदर बेदी जी के साथ, मिकी जी के साथ 5 कोशा का, 5 कोशास का। तो ठीक है, कल फिर मिलते हैं। सबका बहुत बहुत धन्यवाद। लव यू जी, लव यू ऑल। लव यू मैम। थैंक जी यू। जी थैंक यू जी, मैंने थैंक आपको दो नाम भेजा था वो दीक्षा के लिए मैम। अच्छा अच्छा, मैं भेज दूंगी। मैंने अभी चेक नहीं कर पाई। मैं भेज नहीं दूंगी नहीं, रीता जी। मैंने आपको कॉल आपके हाँ लिंक नहीं में नहीं भेजा होगा आपने, मैं बस कुछ समय नहीं निकाल पाई। रखा। और जो लोग हमारे लिस्ट में हैं उसके लिए भी मुझे एक बात बोलनी थी कि थोड़ा सा मुझे एक एक लाइन भेज दीजिए जो भी परफॉर्मेंस कर रहे हैं, क्योंकि उनका मुझे आपका फिर से मैसेज रिकॉर्डिंग आया। ऑन है संतोष जी, आपकी रिकॉर्डिंग ऑन है। सॉरी सॉरी सॉरी